हेलो, मेरा नाम है विशाल और आज मैंने सी प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ाई की है। तो सी प्रोग्रामिंग में हम लोग देखते हैं सबसे पहले होम्स में। तो होम्स में जाने के बाद हमें दिखता है कि एक सी प्रोग्रामिंग को हम लोग क्यों लर्न करते हैं, इसको किसने लिखा है, वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें दिखता है कि व्हाट इज़ सी प्रोग्रामिंग, हम लोग सी प्रोग्रामिंग को क्यों पढ़ रहे हैं, सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा हम लोग शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग को। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें जान लेना पड़ता है कि हम उसे कहाँ कहाँ रन कर सकते हैं। या तो हम उसे किसी नोटपैड या वगैरह में रन कर सकते हैं, किसी कंपाइलर में रन कर सकते हैं, जैसे कि जीसीसी, उबंटू वगैरह के टर्मिनल्स में भी ये रन हो जाता है आराम से। सी प्रोग्रामिंग को इंस्टॉल करते हैं आईडी से, जो कि एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। सी क्विकली स्टार्ट करते हैं फाइल न्यू एम्प्टी फाइल, वहाँ से सी प्रोग्रामिंग लिखते हैं। उसका एक्सटेंशन होता है .c, जिसमें इसको सेव किया जाता है। अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं W3C से हम सी प्रोग्रामिंग को लर्न कर रहे हैं। सिंटैक्स को देख लेते हैं। तो सिंटैक्स में सबसे पहले दिखता है कि प्रोग्रामिंग का पहला जो बेसिक प्रोग्रामिंग है उसमें एक हेडर फाइल दिखता है, जो कि इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं, जो कि है #include stdio.h। ये हमें printf और scanf जैसे फंक्शंस प्रोवाइड करता है, जिससे कि हम या तो किसी वेरिएबल वगैरह या कुछ भी इनपुट को स्कैन कर सकते हैं, या फिर कोई आउटपुट को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हमें दिखते हैं। इसके अलावा हमें दिख जाता है एक्सप्लेन, उनको एक्सप्लेन करते हैं। स्टेटमेंट की तरफ हम लोग चले जाते हैं। स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग जो है वो इंस्ट्रक्शन से भरा पड़ा है। तो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसे एग्जीक्यूट करता है, उसका आउटपुट देता है कंप्यूटर। अब इसका और हर एक स्टेटमेंट के एंड में एक सेमीकोलन देते हैं, जिससे कि वो स्टेटमेंट एंड होता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट को फिर रीड करता है। अगर हम लोग मेनी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो फिर हर स्टेटमेंट के एंड में देंगे इसे। अब आ जाते हैं आउटपुट में। तो आउटपुट प्रिंट करते हैं। प्रिंटफ फंक्शन से आउटपुट प्रिंट होता है, जो कि कंसोल में दिखता है। डबल कोटेशन के अंदर हम लोग कोई भी चीज़ लिखेंगे तो उसे प्रिंटफ फंक्शन प्रिंट कर देगा कंसोल में। अगर ये डबल कोटेशन नहीं देंगे तो एरर शो करेगा। सिर्फ एकमात्र फंक्शंस को ही अगर हम लोग कॉल करते हैं तो बिना डबल कोटेशन का करते हैं। ओके, इसके अलावा अगर कोई नंबर हो जिसको ऐड वगैरह करते हैं तब हम लोग डबल कोटेशन का यूज़ करते हैं। वो हम लोग बाद में देख लेंगे कि वो किस तरीके से यूज़ करता है उसे। इसके अलावा अगर हम लोग नीचे आकर के देखते हैं, न्यू लाइन की तरफ चलते हैं, तो न्यू लाइन में देख रहे हैं। न्यू लाइन के लिए हम लोग बैकस्लैश का यूज़ करते हैं, जिससे कि ऊपर जंप करके न्यू लाइन में आ जाता है। जितनी बार हम बैकस्लैश एन को यूज़ करते हैं उतनी बार न्यू लाइन्स क्रिएट होती जाएगी। इसके अलावा बैकस्लैश टी से हॉरिजॉन्टल टैब क्रिएट होता है। डबल बैकस्लैश से एक बैकस्लैश क्रिएट होगा। बैकस्लैश डबल कोटेशन से डबल कोटेशन आएगा, सिंगल कोटेशन से सिंगल कोटेशन आ जाएगा। तो यही है उसके पीछे का फंक्शन। इसके अलावा हम लोग कमेंट में आ जाते हैं। सी का कमेंट जो है डबल फॉरवर्ड स्लैश से सिंगल लाइन कमेंट बनाया जा सकता है। इसके अलावा फॉरवर्ड स्लैश 2 स्ट्रेस और उसके बाद फिर से फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करके हम लोग इसके बीच में हम लोग मल्टीपल लाइन के कमेंट्स लिख सकते हैं। वेरिएबल्स को देख लेते हैं हम लोग।
तो वेरिएबल को क्रिएट करना या फिर कह सकते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है सबसे पहले वेरिएबल को यूज़ करने के लिए, और उसके लिए एक डेटा टाइप आगे भी लिखते हैं। उसके बाद हम लोग वेरिएबल का नाम लिखेंगे, जो भी हम लोग उसे नाम देना चाहते हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ा तो उसकी वैल्यू असाइन करेंगे। तो यही तरीका है कोडिंग को लिखने के लिए। फॉर्मेट स्पेसिफायर को देख लेते हैं, जहाँ पर हम उसे प्रिंट करने के लिए यूज़ करेंगे। अगर उस वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं तो फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में जानना ज़रूरी है, और स्कैनिंग के दौरान भी उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे पास कितने सारे वेरिएबल्स है उसको सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर एक वेरिएबल होता है, एक शॉर्ट होता है, एक बुलियन है, इसके अलावा एक लॉन्ग है, ठीक है। फ्लोट डेटा टाइप भी होता है, जिसमें डेसिमल्स नंबर्स को स्टोर करते हैं, और ज़्यादा लार्ज डेसिमल नंबर को अगर स्टोर करना है तो डबल है, डबल का यूज़ करते हैं हम लोग, डबल डेटा टाइप का यूज़ करते हैं। सॉरी। तो ये सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। इन सब का अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जैसे कि हम लोग बुलियन के लिए %d का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो वैल्यू या तो 0 में देता है या तो 1 देता है, या कोई भी नंबर देगा अदर देन 0 फॉर ट्रू वैल्यू, एंड फॉर फॉल्स वैल्यू वो 0 दे देता है जनरली। तो इतना कुछ देख लिया। इसके अलावा इंटीजर के लिए हम लोग %d या %i का यूज़ करेंगे। और अगर उसके अलावा हम लोग अगर शॉर्ट की तरफ जाएंगे तो शॉर्ट में भी शायद वैसे तरीके का कुछ है, अभी तो यहाँ देखा नहीं गया है। अगर हम लोग इसके अलावा फ्लोट का देख लेते हैं तो %f स्मॉल f या फिर कैपिटल F का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं डबल में तो %lf का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग की तरह है और लगभग वो 8 बाइट का हो जाता है। तो काफ़ी बड़ी होती है नंबर, तकरीबन 23 डिजिट का नंबर इसमें सेव किया जा सकता है, तो ये बहुत लंबा हो जाता है। तो मैंने बता दिया आपको कि फॉर्मेट स्पेसिफायर और वेरिएबल के साइज़ भी बता दिया आपको। कुछ वैल्यू को चेंज करने का तरीका भी है। हम लोग चाहें तो एक वेरिएबल के वैल्यू को दूसरे वेरिएबल में रख सकते हैं, या फिर किसी वेरिएबल को क्रिएट करके उसमें वैल्यू एज ए रिज़ल्ट डाल सकते हैं, या फिर दो को कंपेयर कर सकते हैं वगैरह वगैरह। मैं बता दूँ सबसे पहला तो इसमें हम लोग देखेंगे या कह सकते नहीं, ये है वैल्यू चेंज। तो वैल्यू सबसे पहले हम किसी वेरिएबल में कोई अगर वैल्यू डाल दी है तो चाहे तो उसे बाद में चेंज कर सकते हैं। ये तरीका है। फिर से उसी वेरिएबल का नाम लिख करके हम उसमें वैल्यू चेंज कर सकते, लेकिन याद रखें कि जिस डेटा टाइप का था वो उसी डेटा टाइप का वैल्यू हम डाल सकते हैं। अगर वो इंटीजर था तो उसमें इंटीजर ही वैल्यू नया से डाला जाएगा, उसमें कोई फ्लोट वैल्यू नहीं डाल सकते हम लोग। फ्लोट वैल्यू देने से वो डेसिमल से आगे का सारा नंबर तो रखेगा, डेसिमल के बाद वाले जितने भी डिजिट्स रहेंगे उसे वो मिस कर देगा, रखेगा नहीं। ठीक है, कैरेक्टर तो नहीं डाल सकते अगर इंटीजर का यूज़ कर रहे हैं। अगर कैरेक्टर को अगर हम लोग रखना चाहते हैं तो कैरेक्टर ही एक रखना होगा एज ए डेटा टाइप। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है मल्टीपल वेरिएबल्स के बारे में। तो मल्टीपल वेरिएबल्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मल्टीपल वेरिएबल्स क्या करते हैं। तो मल्टीपल वेरिएबल्स ये होता है कि एक ही डेटा टाइप में हम लोग ढेर सारे अलग अलग वेरिएबल्स के नाम से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। ये भी एक आसान तरीका होता है कि एक लाइन में आप एक ही डेटा टाइप के बहुत सारे वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इंटीजर में हमने x एक वेरिएबल को असाइन किया है, वहीं दूसरी तरफ एक y वेरिएबल को भी असाइन किया है, और साथ में एक z वेरिएबल को भी यहाँ पे देख रहे हैं असाइन कर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से यूज़ करते हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने असाइन किए हैं सबको, और अगर सबको एक ही वैल्यू देना है तो हम इजिकल टू की मदद से सबको एक ही वैल्यू दे सकते हैं। तो ये आसान होता है। मल्टीपल वेरिएबल दो तरीके से हुआ यहाँ पे। अब वेरिएबल का नेम के बारे में बात कर लेते हैं। वेरिएबल का नेम यानी कि आइडेंटिफायर्स को लिखने का कुछ नियम है, ताकि वो
ताकि कंपाइलर उसे डिफाइन कर सके ये वाकई में एक वेरिएबल है, ना कि कुछ और। तो इसका नियम क्या कहता है? सबसे पहला नियम कहता है कि ये किसी लेटर, इसमें लेटर हो सकता है, डिजिट हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है, इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होगा। और दूसरी बात इसमें क्या कहते हैं कि नंबर हमेशा जो बिगिन होगा, शुरुआत होगी उसकी, किसी लेटर या अंडरस्कोर से हो सकती है, किसी नंबर से बिल्कुल भी नहीं होगी, वरना ये एरर शो कर देगा। ठीक है। और केस सेंसिटिव होता है। जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, अगर हम दोबारा उसी वेरिएबल को यूज़ करेंगे बाय इट्स नेम, तो उसका नाम उसी केस में लिखना होगा। अगर वो जहाँ पर भी उसमें कैपिटल लेटर का यूज़ किया गया है, या कह सकते कैपिटल केस और स्मॉल केस का यूज़ किया गया है, उसको वैसा ही लिखना होगा। उसमें ज़रा सी भी तब्दीली करने से एरर शो कर देगा, ऐसा दिखा देगा कि जैसे वो वेरिएबल कभी था ही नहीं आपके पास। ओके, ये उसका एरर रहता है कि वेरिएबल हैजंट डिक्लेयर, वेरिएबल डिक्लेयर ही नहीं किया गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि नेम कैन नॉट बी, नेम कभी भी कंटेन नहीं करेगा वाइट स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर्स, कभी कंटेन नहीं कर सकता है, परसेंटेज हैश एक्सक्लेमेशन जैसे। ठीक है। रिजर्व वर्ड को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। कंपाइलर ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं दिखाता है, लेकिन हम लोग खुद कंफ्यूज कर सकते हैं कि हमने यूज़ क्यों किया उसे और वो क्या कर रहा है। तो कभी इस मिसकंसेप्शन से खुद को बचाने के लिए हम लोग रिजर्व वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। ओके, थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।